हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है सर। तो आज पॉलिटेक्निक सीरीज का मॉडल सेट नंबर चार कहते हैं, मॉडल सेट नंबर 10 भाग रहा है, भागो मत। मॉडल सेट नंबर 10 जो है आपके सामने उपस्थित है। मॉडल सेट नंबर 10 जो कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको फिजिक्स से उठाया गया है, ठीक है। एंट्रांस एग्जामिनेशन 2023 के लिए, पॉलिटेक्निक का एंट्रांस एग्जामिनेशन 2023 के लिए परीक्षा के लिए जितने भी महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न हैं उसको लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जो कि सरकारी कॉलेज दिलाने में मददगार होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो फिजिक्स का बेसिकली वैसे क्वेश्चन को देखा जाएगा जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यानी 80% क्वेश्चन आपका, 80 नहीं 70% क्वेश्चन आपका थ्योरी से आधारित क्वेश्चन है। 30% क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन इसमें लिया गया है वो आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा किस किस टाइप का, छोटा मोटा पतला दुबला कैसा क्वेश्चन है उसको ज़रा सा देखा जाए। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि वायु में, किसमें, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10 पे पावर कितना, 3 × 10 पे पावर दिया हुआ है 3 × 10 पे पावर 8, गलती दिया हुआ था, मीटर पर सेकेंड है। आवर्तांक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू वो आपका 1.5 दिया है माध्यम का। तो कहता है कि माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा। माध्यम में पूछ रहा है कि प्रकाश का चाल क्या होगा। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग खूब पढ़े हैं, इससे पिछले वाले लेक्चर में भी देखे हैं। उससे पहले जो लाइट का टोटल एपिसोड आपको दे दिया जा चुका है। किसका? तो लाइट का आपका एपिसोड जो है वो आपका थ्योरी का भी दिया जा चुका है। सिंपल लाइट हम लोग पढ़े हैं, अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सब हम उठाए हैं मैक्सिमम वो आपको थ्योरी का क्वेश्चन उठाए हैं। और थ्योरी का क्वेश्चन तब आप बेहतर कर सकते हैं और तभी आपसे बनेगा जब आपके पास थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, अच्छे तरह से थ्योरी को आप जानेंगे तब आप बना पाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आप जानते होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, किसका, लाइट का, प्रकाश का एयर में, बट्टा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यह आपका लाइट जो एयर में लाइट का स्पीड होता है वो पता है, मीडियम का निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में क्या प्रकाश का चाल होगा, तो प्रकाश का चाल हवा में बट्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, माध्यम का। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। एयर में क्या दिया हुआ है? तो एयर में आपका दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर में क्या होता है चाल लाइट का, हम पढ़ाए हैं। वाटर में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। वाटर में, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है उसको देखेगा तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। प्रकाश का थियोरेटिकल वाला देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतना हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना है? तो 1.5, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, ये उड़ गया, ये आ गया। 15 × 2 = 30, आंसर क्या आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? 2 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि किस रंग का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा चुके हैं कि लाइट जब किसी डेंसर मीडियम से पास करता है, कोई भी प्रकाश को जब घना माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश के पास जो वाइट लाइट होता है या फिर जो सनलाइट होता है उसके पास 7 कलर पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं, जो प्रत्येक अपना अपना यानी सब कलर का अपना अपना वेवलेंथ होता है, सबके अपने अपने तरंगदैर्घ्य होते हैं, उसके हिसाब से वो क्या कर जाता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है। और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या करता है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद जब वो प्रकीर्णित होगा तो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट जो है वो अलग अलग उसको एक पट्टी या एक प्लेन पर जब उसका पूरा इमेज हम ले लेते हैं लाइट का, तो वो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है और उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वर्णपट बोलते हैं। तो प्रकीर्णन जो लाइट का स्कैटरिंग होगा, तो जब किसी लाइट को जब किसी प्रकाश को किससे गुजारा जाता है, घना माध्यम से गुजारा जाता है, तब वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, वो 7 कलर में टूट जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 7 कलर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है वो लाल वाला का होता है, तो सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल वाला होता है। और सबसे कम वेवलेंथ जो होगा तरंगदैर्घ्य वो आपका वायलेट कलर का होता है, बैगनी वाला का होता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, तो सबसे अधिक विचलन किसका होगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, तो बैगनी रंग वाला का होगा। इसमें ऑप्शन था, थ्योरी का क्वेश्चन है, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये आपका वायलेट कलर होता है, कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर होता है। ये आपका ब्लू कलर होता है, ये आपका येलो कलर होता है, और इधर जो आपका दिया हुआ है ये आपका रेड कलर होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं एक बार हम करवाए हैं, ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, बराबर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि किसी पिंड का यानी किसी बॉडी का मास जो है वो दोगुना कर दिया जाता है और वेग जो वेलोसिटी है उसको आधा कर दिया जाता है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है आप लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। अब नया काइनेटिक एनर्जी जो होगा उसको मान लेते हैं ke डैश मान लेते हैं, ke डैश जो होगा नया वाला वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हाफ m जो है, तो पहले वाला मास के इस ये बाद वाला मास क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो पहले मास m था, अब मास 2m हो गया। वेलोसिटी पहले v था, अब आधा हो गया, तो v/2 हो गया। तो पूछ रहा है कि ke डैश जो होगा और ke के बीच, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा। तो इसको यहाँ से आप अगर प्रोसीड कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका m, इधर v² अब बट्टा में 4 हो जाएगा। अब इसको हाफ mv² में तोड़ दीजिए, तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए और इधर 1/2 mv² को इसमें ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, 1/2 गुने काइनेटिक एनर्जी। क्या रिलेशन आया, ke जो है वो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, यानी पहले वाला का ये क्या हो गया, आधा हो गया। तो कहता है कि उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा पहले वाला का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले वाला के गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये तब होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में बेटा अगर मान लो कि इसी में हम आपको और भी क्वेश्चन दिखा दे, जैसे मान लो कि आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। अब केवल मास को दुगुना कर दो, केवल मास को, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1/2 मास हो जाएगा 2m, आई v² रहेगा, तब आपका टोटल क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। तो यानी क्या, मास अगर डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाता है, यानी मास को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी दुगुना हो जाएगा। कब, जब आप वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं कि मास को कांस्टेंट कर देते हैं और उसके बाद वेलोसिटी को दुगुना कर देते हैं। तो 1/2 m था, वेलोसिटी को अगर दुगुना कर दीजिएगा तो ये आपका 4 1/2
mv² आ जाएगा। तो जैसे ही हम मास को कांस्टेंट कर देते हैं, द्रव्यमान को स्थिर कर देते हैं और वेग को दुगुना कर देते हैं, तो गतिज ऊर्जा हमारा कितना गुना बढ़ जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। अब क्या करते हैं कि दोनों को दुगुना कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे? दुगुना कर देंगे। तब क्या कंडीशन होगा? सो देखिए, तो यहाँ से एक टेबल बेटा हम आपको दे दे, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, बार बार ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक साल देखे हैं कि पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब बार बार पूछा जाएगा तो उसके लिए हम आपको एक टेबल दे दे तो बेहतर रहेगा। मान लो कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए इसका टेबल का क्या यूज कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। तो आपका एक तरफ जो है हम इसमें क्या कर रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। एक तरफ मास को लीजिएगा, एक तरफ किसको लीजिएगा? वेलोसिटी को लीजिएगा। एक तरफ काइनेटिक एनर्जी आपका इनिशियल है और एक तरफ काइनेटिक एनर्जी आपका फाइनल है। ठीक है, पहले वाला और बाद वाला। अब देखिएगा, मास आपका m होगा, वेलोसिटी v होगा, तब काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mv² हो जाएगा और बाद वाला में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हाफ mv² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या किए, मास को 2m कर दिए, यानी डबल कर दिए। मास आपका क्या हो गया? डबल हो गया। वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं हुआ, तो ये पहले वाला मास है तो mv² हो जाएगा। अब बाद वाला दुगुना हो गया मास, तो 2 पीछे आ जाएगा और हाफ mv² हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। पहले वाला का डबल हो गया। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा कि मास को सेम रखिएगा, वेलोसिटी को क्या कर दीजिएगा? डबल कर दीजिएगा। तो ये तो पहले वाला था तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब बाद में वेलोसिटी तो v का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ 4 हाफ mv² आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब दोनों को डबल कर दीजिएगा, दोनों को डबल कर दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा? जैसे ही दोनों को डबल कीजिएगा तो 8 गुना हो जाएगा। ऐसे करके हम सीख सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपको बराबर पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। आज के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इजी वे में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि फ्यूज का तार का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जो फ्यूज वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जो फ्यूज वायर है, तो बेटा फ्यूज वायर लगाया क्यों जाता है? वो आपका सेफ्टी वायर होता है। वो कौन सा वायर होता है? सेफ्टी वायर होता है। फ्यूज वायर का काम ये होता है कि अगर किसी प्रकार का आपको बाहर से जब कनेक्शन आता है बोर्ड में, तो बोर्ड में लाइन फ्यूज वायर से जाता है और उसके बाद बोर्ड से सब जगह आपके घर में या जो भी तार उससे बल्ब पंखा जो भी है वो पूरे बोर्ड से कनेक्शन उसमें दिया जाता है। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई हादसा, कहीं शॉर्ट सर्किट या किसी भी प्रकार का कोई घटना घटता है, तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो आपके घर में और तार लगा हुआ है, उस तार के मेल्टिंग पॉइंट से, उस तार के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा? उसके गलनांक से कम होगा। जैसे कहीं भी कुछ होगा तो वो तार आपका पहले गल जाएगा। फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? पहले गल जाएगा। जैसे ही वो पहले गल जाएगा, इट मीन्स आपका लाइन कट जाएगा, तो किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा। जितने भी आपके वैद्युत यंत्र होंगे, जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गया, बोर्ड हो गया, पैनल हो गया, कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होगा। आपका सब चीज़ सुरक्षित रह जाएगा। शॉर्ट सर्किटिंग होने से बचा जा सकता है। तो फ्यूज वायर का गलनांक अगर ज़्यादा कर दीजिएगा, सब जड़ जाएगा, लाइन कटवे नहीं करेगा, तो उसको लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं है। तो क्या होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? वो किसका काम करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मेरा देखिएगा, क्या कहता है कि एक विद्युत बल्ब है, यानी इलेक्ट्रिकल बल्ब है। एक आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब दिया गया है जो 12 वोल्ट आपका दिया हुआ है, 60 वाट अंकित किया हुआ है, यानी 60 वाट का बल्ब है जो 12 वोल्ट करंट को लेता है। 12 वोल्ट और 60 वाट का दिया गया है। तो कहता है कि इसमें धारा होगा। इसमें क्या होगा? धारा होगा। तो बेटा दिया क्या है? तो V दिया हुआ है 12 वोल्ट और P दिया हुआ है कितना? P दिया हुआ है 60 वाट। 60 वाट पावर कितना दिया हुआ है? 60 वाट।
इसकी ये शक्ति है। जैसे पहले 100 वाट का बल्ब आता था, 200 वाट का आता था, 500 वाट का आता था, इतना बिजली बिल बढ़ गया, इतना बिजली बिल बढ़ गया कि 9 वाट का, 10 वाट का, 12 वाट का, 15 वाट का, 20 वाट का बल्ब आने लगा और रोशनी उससे बढ़िया देता है। नहीं, पहले टंगस्टन वायर इस्तेमाल किया करते थे। वो टंगस्टन वायर जो आपका पहले वाला था, जो बॉल फ्यूज करता था, आपको याद होगा, कुछ बच्चे होंगे, नहीं तो जो बच्चा आज से 10 साल पहले देखा होगा तो आप देखते होंगे उसमें टंगस्टन का वायर लगा होता था। वो वायर को जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें चार्ज जब जाता था तो वो बहुत गर्म होने के बाद एक ही बार भक से बढ़ता था। तो गर्म होने के लिए उसको क्या चाहिए था, ज़्यादा करंट मिलना चाहिए था, ज़्यादा पावर मिलना चाहिए था, 100 वाट 200, एक के बार भक से जलता, जितना ज़्यादा पावर मिलता उतना ज़्यादा रोशनी देता। अब बहुत ज़्यादा मिल जाता तो जैसे ही बहुत ज़्यादा मिलता था तो गली हो जाता था, क्या हो जाता था, वो फ्यूज कर जाता था, यानी उसका तार जो है वो टंगस्टन वायर वो गल जाता था। उसमें बहुत सारे गैसेज भी डाले जाते थे। अब उसका कहानी बाद में देखेंगे। वोल्टेज आपका 12 दिया हुआ है, पावर इतना दिया हुआ है, आपसे करंट पूछ रहा है कि करंट क्या होगा। करंट क्या होगा तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो I बराबर हो जाएगा P बट्टा V। P कितना दिया हुआ है 60 वाट, और V कितना दिया हुआ है 12। तो 12 पंचे कितना होगा 60, 12 5 जा 50, यानी कितना 5 एम्पियर का करंट इसे पास करेगा। अब कहता है कि रेखीय प्रसार का गुणांक होगा। तो रेखीय प्रसार का गुणांक पर डिग्री सेल्सियस होता है। रेखीय प्रसार का गुणांक क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस होता है। रेखीय प्रसार का गुणांक क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। कहता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका सनलाइट होता है, ये आपका सनलाइट है, यानी ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, इसका लाइट जो है वो आपको पृथ्वी पर आएगा। तो सूर्य का प्रकाश, तो आपको हमने लाइट पढ़ाया था, वहाँ आपको हम बहुत कुछ बताए थे, शायद आपको याद होगा या नहीं होगा वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना श्योर है कि हम जो बताए हैं वो हमको ज़रूर याद है। हमको क्या है, ज़रूर याद है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बिल्कुल सीधा रेखा पर ट्रेवल करता है। शायद आपको इस डायग्राम को देखने के बाद, जो आकृति हम आपको दे रहे हैं, इस आकृति को देखने के बाद कुछ अनुभव हो रहा होगा, कुछ अनुभव हो रहा है। ये पानी का धारा नहीं है, ये प्रकाश का धारा है। किसका धारा है, प्रकाश का धारा है। हमने वहाँ पर लाइट को परिभाषित किया था तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ लिखे थे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, नॉट ए फॉर्म ऑफ सिंपल एनर्जी। तो प्रकाश कहता है कि ऊर्जा होता है, नहीं, प्रकाश एक विकिरणन ऊर्जा होता है। हमने वहाँ ये भी समझाया था कि जितने भी बल्ब जल रहे हैं, आप देख रहे होंगे रात्रि का समय 12-1-2 बज रहा है, फिर भी आप देख रहे होंगे कि सूर्य के प्रकाश की तरह जैसे दोपहर का समय होता है वैसे हम आपके सामने खड़े हैं। तो प्रकाश जो हम तक आ रहा है बेटा, वो प्रकाश किस फॉर्म में आ रहा है, तो रेडिएशन के फॉर्म में आ रहा है। तो जिस फॉर्म में जो आएगा, तो रेडिएशन के फॉर्म में आ रहा है, तो ऊर्जा भी किस फॉर्म में लाएगा, रेडिएशन के फॉर्म में ही लाएगा। तो सनलाइट जो होता है, सनलाइट यानी जिसके पास सोलर एनर्जी पाया जाता है, वो सोलर एनर्जी हमारे पृथ्वी पर जो आता है वो किस रूप में आता है, तो रेडिएशन के फॉर्म में आता है। रेडिएशन के फॉर्म में आता है, विकिरण के फॉर्म में आपको एनर्जी, सनलाइट का एनर्जी किस पर पहुंचता है, अर्थ पर पहुंचने का काम करता है। ये भी आपका क्वेश्चन किसका था, तो ये क्वेश्चन आपका किसका क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन जो था आपका वो आपको थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहता है कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकेंड गति से दौड़ रहा है, तो वह अपने प्रतिबिंब, आपको हमने ये भी बताया था समतल दर्पण के विषय में कि ये आपका सिंपल प्लेन मिरर आपका दिया गया है। प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को यहाँ रख दिया जाता है, इससे ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी इधर बनेगा बिल्कुल पीछे और 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। सेम साइज का बनेगा,
समान दूरी पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा और समान दूरी पर बनेगा। केवल लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, कैसे? दाएं का बाएं और बाएं का दाएं। कैसे? तो लेटरली इन्वर्टेड, देखो लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा होगा तुम लोग, एक पढ़ा होगा लेटरल सरफेस एरिया, उसी का नाम दूसरा क्या है? कर्व सरफेस एरिया, और उसी का तीसरा नाम क्या है? तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, यानी चारों दीवार का एरिया, ऊपर और नीचे को छोड़ दो तो अपना भी सर को और पैर को छोड़ दो तो बचा क्या? इसका इधर वाला का चारों तरफ का ये, तो दाहिना वाला बायां दिखाई देगा, बायां वाला दाहिना दिखाई देगा। इसको लेटरली इन्वर्टेड कहा जाता है। दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। हमको ये तो नहीं पूछ रहा था, हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका ए डैश इमेज यहाँ बन रहा है, कह रहा है कि ये आदमी अगर मान लो आईने के तरफ ही 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू कर देगा, तब इसका इमेज जो है, तो ये इधर दौड़ेगा तो ये भी इधर ही दिखाई देगा, तो ये भी आपका इधर ही दौड़ेगा। ये अगर बाहर की ओर दौड़ेगा, इधर की ओर दौड़ेगा, तो ये भी आपका इधर की ओर दौड़ेगा। आईना से अगर ये दूर भागेगा तो इमेज भी आपका आईना से दूर भागेगा। किसमें? प्लेन मिरर में। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन तो हम सेकेंडों में बना सकते थे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बार बार कि कोई भी क्वेश्चन घुमा के कहीं से कुछ पूछ दे तो आप मिस नहीं करेंगे। ये आप उस समय याद करेंगे कि हाँ सर बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। तो इसमें होता क्या है कि 3 मीटर से आप इससे इधर भागिएगा तो आपका इमेज जो भागेगा वो दुगुना से भागेगा, तो 2 गुने 3 मीटर पर सेकंड से। तो आप आईना की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ेंगे तो इमेज जो है वो आपको कितना? 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा। आप आईना से दूर 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ेंगे तो इमेज भी आप आईना से दूर कितना से भागेगा? तो 6 मीटर पर सेकंड से। स्पीड क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। आप अगर आईना के सामने खड़े हैं, मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, क्वेश्चन भी वहाँ करवाया था कि आपका अगर हाइट 10 फीट है, मान लो आपका हाइट 5 फीट है, तो आप किस साइज का आईना लेंगे ताकि आपका पूरा प्रतिबिंब पैर से लेके सर तक का पूरा इमेज उसमें आ जाए? तो ये भी बेटा बताए थे, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपके साइज का आधा, आपका जो हाइट होगा ना उसका आधा लीजिएगा। 2.5 फीट का आईना अगर ले लीजिएगा तो आपका टोटल का टोटल बॉडी का प्रतिबिंब उस आईना में आ जाएगा। 2.5 फीट से कम लीजिएगा तो नहीं आ सकता है। तो फुल बॉडी का इमेज लाना हो तो हाइट से हाफ हाइट का आईना का साइज लिया जाता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो 3 मीटर से आदमी दौड़ रहा है तो इमेज कितना से बढ़ रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। अब कहता है कि निम्न में से कौन सा राशि सदिश है? स्केलर और वेक्टर आप लोग को पढ़ाए हैं, खूब पढ़ाए हैं, अच्छी तरह से पढ़ाए हैं कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। बहुत जगह आपको हिंदी मदद करेगा समझने में और बहुत जगह इंग्लिश मदद करेगा समझने में। तो सदिश का मतलब होता है दिशा सहित, सदिश का मतलब होता है दिशा सहित, यानी आपको मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा, और अदिश का मतलब होता है बिना दिशा का, और मतलब बिना दिशा का या दिशा विहीन कर सकता है, बिना दिशा का, बिना दिशा का। तो जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा और जिसमें दिशा होगा वो आपको सदिश होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कोई भी दिशा में जा सकता है, वो तो पार्टिकुलर अरेंजमेंट कैसा है, दूरी है तो डिस्टेंस कहीं भी ले सकते हैं, आयतन कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 9 नॉर्मली आउटवर्ड होगा, यानी क्या 90 डिग्री का कोण बनाकर बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आएगा। वैसे ही आपका निगेटिव कहीं फील्ड, आपका निगेटिव चार्ज दिया हुआ है या आपका स्थिर चार्ज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री नॉर्मली इनवर्ड होगा। और आप देख रहे होंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम आपको दिखा रहे हैं टोटल का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका भी दिशा है और डायरेक्शन में, यानी मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी है, कुछ ना कुछ लेंथ होगा इसका। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ है। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों चीज़ होता है उसी को क्या कहा जाता है? सदिश कहा जाता है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसी को सदिश बोलते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा उसको हम लोग अदिश बोलेंगे, उसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी स्केलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है
क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या कहता है, पानी लाइएगा जरा। क्या कहता है कि 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाकार ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल क्या होगी। यानी 200 मीटर आपका मीनार है, उनार बोल रहे थे, ठीक है। तो 200 मीटर जो आपका है मीनार है, वहाँ से कहता है कि 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से किसी पत्थर को छोड़ा जाता है या वहाँ से रिलीज किया जाता है, तो वो पत्थर जब पृथ्वी से टकराएगा तो उस समय उसका चाल क्या होगा, वही पूछा जा रहा है। तो उतना स्पीड से तो छोड़ रहे हैं और पृथ्वी से टकराएगा, और जब वो पृथ्वी से टकराएगा तो उस समय क्या चाल होगा। तो आपका दिया क्या है, u दिया है -20 मीटर पर सेकेंड आपको दे दिया गया। हाइट कितना है, तो 200 मीटर आपका ऊंचा मीनार है, ठीक है। अब यहाँ से पत्थर को छोड़ा जाएगा तो भी आपको पूछ रहा है, तो भी बराबर क्या होता है, u² + 2 क्या होगा 2gh ना, 2gh एस होता है लेकिन यहाँ क्या होगा gh होगा। तो u आपका कितना दिया हुआ है, -20 का होल स्क्वायर + 2, g के जगह पर 9.8 या लगभग 10 ले लीजिए, और h आपका कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400, ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 2000 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4000। तो ये क्या हो गया 4400 हो गया। तो भी का वैल्यू निकालना था, तो भी बराबर क्या हो जाएगा √4400 आ जाएगा। इसको हम ऐसे तोड़ दें तो शायद कहीं देख लेते हैं, 4 × 11 × 100 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ये 10 बाहर आ जाएगा और ये √11 बाहर आ जाएगा। यानी 20√11 लगभग आपका 20√11, और √11 को हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। √11 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपका एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, ऑप्शन तो इमेजिनरी चीज़ है, हम तो लाइव टेलीकास्ट खड़े हैं, उसको कैसे मान लेंगे सही। यहाँ 11 दिया हुआ है, तो 11 क्या, तो √9 का मान 3 होता है, तो √11 का निकालिएगा तो लगभग 3 पॉइंट सम टाइम 12 के करीब जो भी हो, तो 3.12 के करीब आएगा। तो इसको लगभग हम कितना लिख सकते हैं, तो लगभग हम 60 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो समझ में आया बेटा, नहीं समझ में आया तो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो हम किसी मीनार पर खड़े हैं, हम किसी मीनार पर खड़े हैं, और मीनार पर जहां हम खड़े हैं और जहां पर ये पेन रखा हुआ है जैसे आपके सामने, वो धरती से 200 मीटर पर है। यानी पृथ्वी के सतह से कितना मीटर पर है, 200 मीटर ऊपर रखा गया है। हम इसको कितना के रफ्तार में गिरा रहे हैं, हम इसको धक्का दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, हम इसको नीचे की ओर फेंक रहे हैं। और जिस समय हम इसको फेंक रहे हैं नीचे की ओर, उस समय स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। तो जब ये वस्तु, और ये कितना का है, ये जब ये वस्तु पृथ्वी से टकराएगा तो इस पर क्या लगेगा बेटा, नीचे की ओर जी लगेगा। जी लगेगा नहीं, एक्सेलरेशन आपका नीचे की ओर जी लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंटिन्यू लगातार रहेगा। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, कंटिन्यूअस जी लगने के कारण एक्सेलरेट होते जाएगा। जैसे गाड़ी का एक्सेलेटर बढ़ाते हैं और बढ़ता है स्पीड, वैसे ही एक्सेलरेट होगा। और जिस समय ये पृथ्वी से टकराएगा उस समय इसका गति कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कहता है, 150 किलो का एक तोप है। तोप का नाम सुना होगा। युद्ध जब होता है तो पहले तो तोप बहुत चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन अब तो वायरस का युग आ गया है। अब किसका युग आ गया है,
वायरस का युग आ गया, वायरस का दौर है, तोप की आवश्यकता नहीं होती है। कोरोना वायरस से कोई भी देश वायरस बना लिया, कहीं कुछ करना है तो चुपचाप ले जाने रखने, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है। गए किसी को छू दिए, आराम से निकल गए ऐसे, वहाँ से आ जाओ, एंटीवायरस पहले अपना बना लो, सारे देश के जितने भी गांव समाज या जो देश के लोग हैं उसको एंटीवायरस लगा के एंटीवायरस का टीका दिलवा दो, यानी सुई दिलवा दो, आदमी सिक्योर हो गया। जिस देश से युद्ध करना है, जो परेशान कर रहा है, जाके उसको छोड़ दो, जब तक संभलेगा तब तक कहानी खत्म हो जाता है। देखा ना कोरोना का क्या हाल था, कोरोना में क्या हाल था, क्या कहता है कि 150 किलो का एक तोप से 1.5 किलो का एक गोला दागा जाता है। जैसे बंदूक से गोली दागते हैं, वैसे ही तोप से गोला दागा जाता है। बंदूक से गोली दागते हैं तो तोप से वैसे ही क्या होता है, गोला को दागा जाता है। अब कहता है कि 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलता है। जब तोप से गोला को दागते हैं तो गोला जब निकलता है तो 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स क्या कि 60 मीटर पर सेकेंड से गोला अगर आगे की ओर जाएगा तो इसका भी स्पीड पीछे आएगा, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करेगा। जितना इसका भी कुछ मास है, उसका भी कुछ मास है, ये जिस वेलोसिटी से जाएगा उस वेलोसिटी से उसका उसके अगेंस्ट, यानी जितना मास तो बंदूक गोला का ज़्यादा है, गोला का कहते हैं तोप का ज़्यादा है, तोप 150 किलो का है, अब वो आपको 1.5 किलो का है, तो कितना गुना है, तो इससे आपका 100 गुना ज़्यादा है, इससे 100 गुना ज़्यादा मास उसका है। तो वेलोसिटी जो होगा इस 60 मीटर पर सेकेंड से निकलेगा, तो इसका वेलोसिटी कम होगा, लेकिन कितना होगा, दोनों मास गुने वेलोसिटी जो आपका तोप का आएगा उतना ही मास गुने वेलोसिटी किसका आएगा। जितना मास गुने वेलोसिटी तोप का मास आ गुने तोप का वेलोसिटी होगा, उतना ही तोप से जो गोला छोड़ा गया है गोला का मास गुने वेलोसिटी होगा। दोनों बराबर होंगे, केवल डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, परिमाण जो होंगे वो बराबर होंगे, दिशा विपरीत होंगे। दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। गोली आगे, गोली यानी तोप आगे की ओर जाएगा, तोप कहते हैं, हाँ तोप नहीं, गोला आगे की ओर जाएगा तो तोप की पीछे की ओर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों का जो मोमेंटम होगा मास गुने वेलोसिटी वो बराबर होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, P बराबर सिंपली मास गुने वेलोसिटी होता है, और इसका मोमेंटम जो होगा गोला का, तो गोला कहते हैं, तोप का मोमेंटम क्या होगा, तो मास दिया हुआ है 150, वेलोसिटी मान लेते हैं u होगा, आप प्लस किसको जोड़ देंगे, गोला का मास दिया हुआ 1.5 और इसका वेलोसिटी दिया हुआ था 60 मीटर पर सेकेंड, दोनों का जोड़ कितना बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, एक क्योंकि एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, माइनस प्लस दोनों बराबर है, दोनों बराबर ही होगा, एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, दिशा विपरीत होगा तो माइनस दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के पीछे माइनस लगा देते हैं, दोनों को जोड़िएगा, 2 - 2 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो वही आपका 0 के बराबर हो गया। यहाँ से आप निकाल दीजिए 150 u बराबर, ये डेसिमल को उड़ाइए, आ गया 15 छक्का 90 हो गया, इधर गया तो -90 हो गया, तो u बराबर कितना हो गया, -90/150, ये इससे कट गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी क्या -3/5, 0.6, माइनस में 0.6, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो माइनस है वो विपरीत दिशा को रिप्रेजेंट करता है, विपरीत दिशा को निर्देशित करता है, यानी जो गोला का दिशा होगा उसका विपरीत दिशा तोप का होगा, तोप पीछे की ओर आएगा तो गोला आगे की ओर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मोमेंटम पीछे की ओर तोप पर जितना संवेग लगेगा उतना ही संवेग गोला पर भी लगेगा, याद रखिएगा। अगर दोनों पर संवेग समान नहीं लगता तो जिस स्पीड से मान लो ये 0.6 जा रहा तो वो भी उतना ही से जाता है, लेकिन कब, जब मास सेम रहता तब, तो दोनों में एक का मास बहुत ज़्यादा है, एक का मास बहुत कम है, तो m1v1 जो है वो m1v1 कंजर्वेशन में m2v2 के बराबर होना चाहिए।
तो एक मान लीजिए कि कम है और एक ज़्यादा है, मास में बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों का, तो वेलोसिटी में भी बहुत ज़्यादा अंतर होगा। तो जिसका मास जितना कम होगा उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, और जिसका वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका मास उतना कम होगा, क्योंकि दोनों का गुणनखंड जो है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर होता है। ये 100 किलो का है और ये मान लो 20 किलो का है, ठीक है। इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 5 है, तो ये 500 पुर गया, तो 20 को कितना से गुना करेगा तब 500 पुरेगा, कितना से गुना करेगा तब 500 पुरेगा, अरे 20 को कितना से गुना करेगा तब 500 पुरेगा, कितना से, 25 से गुना करेगा तो क्या होगा, 500 पुरेगा। तो इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या होगा 25 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको बराबर पूछता है तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि उसका दिशा विपरीत है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल को बल की दिशा को बताता है, यानी कौन सा नियम इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके दिशा को बताने का काम, नहीं प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी क्या, मैग्नेटिक फोर्स को दिखाता है। किसको दिखाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दिशा को दिखाने का काम कौन करता है, याद करो बेटा। अभी इससे पहले जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसको दिखाने का काम कौन करता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को दिखाने के लिए नियम कौन दिया था, लेंज ने दिया था। और आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के दिशा को दिखाने का काम कौन किया था, बायां हाथ किया था। और बायां हाथ जो किया था वो किसका बायां हाथ किया था, अब तो सबका बायां हाथ काम करता है, लेकिन शुरू में किसका बायां हाथ काम किया था, फ्लेमिंग्स का बायां हाथ काम किया था। किसका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये इलेक्ट्रिक करंट को दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के दिशा को दिखाएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का दिशा होगा वो थंब इंडिकेट करेगा। तो कहता है कि इसमें से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है, दिया हुआ है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल काम करता है, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो होगा वही आपका काम करेगा। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। नहीं, लेफ्ट हैंड रूल नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को दिखाता है, लेफ्ट हैंड रूल नहीं काम करेगा बेटा। कौन सा रूल काम करेगा, तो राइट हैंड रूल काम करेगा। कौन सा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो है आपका वो काम करेगा। चलिए देख लेते हैं, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो है वो आपका काम करेगा। फ्लेमिंग्स का कौन सा नियम, तो दाएं हाथ का नियम जो होगा वो आपको काम करने का काम करता है। चलिए दिशा बताने का। अब अगला क्वेश्चन है, डायग्राम आपके सामने दिया गया है, दिखाई दे रहा है डायग्राम है। तो इससे ये पता चलता होगा किसी एक पॉइंट से ऐसे आपका दो इंड के बीच में जितने भी रेसिस्टेंस, जैसे आपका ऐसे कहीं रेसिस्टेंस दिया हुआ है जो इंड टू इंड कनेक्शन में लगा हुआ है, तो इसको सीरीज में बोलते हैं। किस में बोलते हैं, श्रृंखला में बोलते हैं। कहीं दो पॉइंट है और ऐसे करके बहुत सारे रेसिस्टेंस आपको दो इंड के बीच में आपको बहुत सारे रेसिस्टेंस दिखाए गए हैं। तो दो इंड के बीच में जो रेसिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो रेसिस्टेंस आपका ये क्या है, तो ये पैरेलल में है। ये किस में है, पैरेलल में। ये समानांतर है, ये श्रृंखलाबद्ध। तो ये किस में होगा, समानांतर में होगा। पूछ रहा है कि ए और बी, यहाँ आपका ए है और ए और बी पूछ रहा है। तो ए और बी के बीच तुल्यांकी यानी आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, तो जब सीरीज में होता है तो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो सीरीज में क्या हो जाता है, सीरीज में हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जितना दिया हुआ है उसको। और जब पैरेलल में होता है तो 1/R इक्विवेलेंट, आर तुल्यांकी जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 होता है। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2। तो कितना होगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2/2 कट के कितना आ गया, 1।
यानी आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो कितना आएगा 1 ओम के बराबर आएगा। कितना आएगा 1 ओम के बराबर आएगा। ये भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एकदम स्लोली स्लोली आराम आराम से चलते रहेंगे। क्वेश्चन को आप भी समझिए, हम समझा रहे हैं, थ्योरी के साथ समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यानी क्या है, कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है कि एक तार है जिससे 12 वोल्ट का करंट पास कर रहा है। एक तार है जिससे 12 वोल्ट का करंट पास कर रहा है, यानी 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर इतना एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। एक तार क्या करता है, तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर, यानी 2 मिनट के लिए कोई एक तार है, कोई बैटरी है 12 वोल्ट का, ठीक है, उसमें 2 मिनट के लिए किसी तार को जोड़ देते हैं। कोई बैटरी आपको लिया गया है 12 वोल्ट का, आता है बैटरी, गाड़ी उड़ी में देखते हैं वो 12 वोल्ट का बैटरी आता है। तो 12 वोल्ट के बैटरी में 2 मिनट के लिए हम अगर तार को जोड़ देते हैं तो उससे करंट जो प्रवाहित होता है बेटा वो 3.5 एम्पियर होता है। तो टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 2 मिनट, और वोल्टेज कितना है, तो 12 वोल्ट दिया हुआ है, और करंट कितना दिया हुआ है, तो 3.5 एम्पियर करंट। तो किसी 12 वोल्ट के बैटरी, 12 वोल्ट के बैटरी से किसी तार को अगर हम जोड़ देते हैं तो उस जो करंट प्रवाहित होता है वो कितना होता है, 3.5 एम्पियर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तार में ऊर्जा कितना होगा, तो वायर में जो आपका एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, तो VIT के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वोल्टेज को बढ़ा दीजिएगा, वोल्टेज को, यानी वायर में जो एनर्जी होगा वो आपको बढ़ेगा जब वोल्टेज को बढ़ा दीजिएगा। वोल्टेज बढ़ता है तो तार गर्म हो जाता है, वोल्टेज बढ़ने के बाद तार गल भी जाता है, ये आप जानते हैं। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तब भी, करेंट को अगर बढ़ा दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दीजिएगा, अमाउंट बढ़ा दीजिएगा, तब भी हमारा तार ब्रेक कर जाता है, लोड नहीं लेता है, एनर्जी बढ़ जाएगा। और आप टाइम को ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ को, यानी ज़्यादा देर तक करेंट को या ज़्यादा समय तक वोल्टेज को किसी तार से गुजार दीजिएगा तब भी वो ब्रेक कर जाता है। तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वोल्टेज भी आपको दिया हुआ था 2, ये दिया हुआ है 12, और ये दिया हुआ है 3.5। कितना दिया हुआ है, 3.5। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 5 जा 5, अच्छा 2 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं होगा, यहाँ पर 2 आवर होगा। आज 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, मिनट को सेकंड में बदल लो बेटा। तो 2 × 60, ठीक था, एकदम सही है, 120। तो ये कितना हो जाएगा, 120 डाल देते हैं और ये 12 डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 2 6 जा हो गया, 2 5 जा 10, 5 से इसको काटो, 5 7 जा 15, कितना हो गया, 6 × 20, 120 या × 7, यानी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इधर लिख देते हैं, 6 को 6 × 7 42 और गुने 120। तो क्या हो जाएगा, 42 से 0, 42 दूनी 84 हो जाएगा, 8 बचेगा, और 42 8 50 हो जाएगा, यानी 5040 इतना जूल एनर्जी इससे क्या करेगा, प्रवाहित होगा। यानी इतना जूल एनर्जी आपको इससे प्रवाहित होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि एक व्यक्ति, कोई एक आदमी है जो 90 सेंटीमीटर से कम दूरी के वस्तुओं को नहीं देख पाता है। एक आदमी है जो 90 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जो वस्तु रखा जाता है उसको वो नहीं देख पाता है, यानी U आपका -90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे जिस शक्ति, यानी वस्तु को 30 सेंटीमीटर पर उसको देखना है, 90 सेंटीमीटर से कम पर वो देखिए नहीं पाता है। अंधेरे वाला क्वेश्चन दे ले, 90 सेंटीमीटर से कम दूरी को वो देखिए नहीं पाता है, 90 से ज़्यादा को देखता है। कहता है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर देखने के 30 सेंटीमीटर वस्तु को 30 सेंटीमीटर के करीब रख दिया है, यानी 90 से कम को नहीं देख सकते हैं, और 90 हटा के एक के बार उसका 1/3 30 सेंटीमीटर वस्तु को रख दिया है। कहता है
कि उसको देखने के लिए जिस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए। अब किस शक्ति का और प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए? भाई सही बात है कि जो इंसान मान लो, जो इंसान कहेगा कि 2 किलोमीटर नहीं, बेड पर से खड़ा नहीं हो सकता है, उसको कहेगा 5 किलोमीटर चल के दिखाओ, तो उसको तो यही करना होगा ना। ताकत का बोतल नहीं पिलाना होगा, ताकत के बोतल को ही बोतल सहित अंदर डाल देना होगा। तो क्या बोतल सहित डाल देंगे अंदर तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा आदमी। तो अब मान लो कि कहता है कि 90 सेंटीमीटर से कम देख नहीं पाएगा, 30 सेंटीमीटर पर ला के रख दिया है। जोर जबरदस्ती है या नहीं है? बिल्कुल जोर जबरदस्ती है। तो क्या होगा वो देखते हैं। तो भी आपका -30 दिया है, तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v - 1/u होता है कि 1/v + 1/u होता है, 1/v - 1/u होता है। लेंस का फॉर्मूला है, मिरर का नहीं है। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/v -30 और 1/u आपका कितना होगा, -90, ये आपका आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 90 आ जाएगा। ऊपर में ये आ जाएगा -1, इधर क्या आ जाएगा -3, और इधर क्या आ जाएगा प्लस में 1, यानी -2/90, -2/90 यही आएगा, -2/90 आएगा। क्या आएगा बताओ, -2/90 ही आएगा ना, कि कुछ और आएगा? कुछ और आएगा या 2/90 आएगा? 1/v - 1/u, 1/v - अच्छा यहाँ पर गलती कर दिए, एक सेकंड रुक जाइएगा। रुकना क्या है, चलते रहो, रुको मत, ठीक है। ये आपका v है और ये आपका क्या दिया हुआ है, u है। ये आपका v है और ये आपका u दिया हुआ था, कितना ये दिया हुआ था। अब यहाँ क्या होगा 90 और यहाँ क्या होगा 30, यहाँ क्या होगा 90 और यहाँ क्या होगा 30। इसको भी मिटा लेते हैं, एकदम आराम से चलना है। बहुत आगे हैं हम लोग, पीछे हैं नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं है। क्यों पीछे रहेंगे भाई? अब क्या है तो वैल्यू डालिए, तो -1/-90 और -1/, कितना 30, 1/30, यही था ना, कि वही सही कर रहे थे। ये आपका -1/30 सही तो करिए रहे थे हम लोग, ठीक है था। सब चीज़ गलत वैल्यू यहीं डाले हुए थे। अरे यार बड़ी लफड़ा कर दिया। चलो मिटाओ, सबको मिटाओ, नहीं पढ़ेंगे अब हम लोग। क्या हाँ, u कितना दिया हुआ है? अब फ्रेश देखो, u कितना दिया हुआ है, फिर समस्या। u कितना दिया हुआ है तो -90 दिया हुआ है। v कितना दिया हुआ है तो -30 दिया हुआ है। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v 1/u होता है। अब वैल्यू डाल देंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, v बराबर कितना -30 और v बराबर -30 और -1/u बराबर कितना -90। अब क्या हो जाएगा -30 -90 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 30 90 है तो ये आपका आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 90 इज टू कितना 2/90। देखो तो सही है। एक चीज़ जब एक बार गड़बड़ हो जाता है तो बार बार गड़बड़ होता है। बार बार क्या होता है, गड़बड़ होता है। वो गड़बड़ बार बार नहीं होना चाहिए, बार बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बार बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। u -90 v -30, u -90 v -30, ठीक है। -30 90 बिल्कुल सही है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये भी सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो कितना आ गया 2/30, तो यहाँ से f बराबर क्या हो गया 90/2 कट के कितना आ गया 45, कितना आ गया 45, f कितना आ गया 45। हमको निकालना क्या है p, तो p बराबर 1/f होता है। p बराबर क्या होता है 1/f होता है। अब किस में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में 100/f डायोप्टर होता है, ठीक है। मीटर में रहता तो 1/f होता है, तो 100 ऊपर आ गया। f बराबर कितना आ रहा है भाई तो 45, तो 45 ये हो गया, इतना डायोप्टर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए
तो 5 9 जा 45, 20/9 आ गया, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 यानी 2.22। और कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। थ्योरी में दिक्कत हो, प्रॉब्लम में दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, तो आप बेहिचक हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बिल्कुल ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि हम जैसे ऑफलाइन में बच्चा का बॉन्डेशन हो जाता है, बच्चा का बॉन्डिंग हो जाता है टीचर के साथ, बिल्कुल ऑनलाइन में वैसे बॉन्डिंग और कंसंट्रेशन बना के आपस में, आपन को नहीं, आपको और हमको दोनों को चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आपका जितने भी क्वेश्चंस थे, एक एक करके जितने भी चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया था, हमने सारे क्वेश्चन को वेल डिफाइन तरीका से एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, शांति से इसको रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, पढ़िएगा, जहां आवश्यकता होगा वहां इसको पॉज करके कॉपी पर लिखिएगा। ना समझ में आए, बेहिचक जिस समय मोबाइल को देखिएगा, बस उंगली उठाना है, ऐसे करके फटाफट फटाफट टिप देना है, कमेंट वाला बॉक्स में जाना है और फट से टिप के क्या करना है, आपको बता देना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, पूरा रिवाइज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप बेहिचक हमको बता सकते हैं। खाते पीते हंसते मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।